साहिवाल वाक़े पर अवाम गुस्से में है, पुलिस का दिफा करने वाले वजीर भी बयानात बदलने लगे। JIT रिपोर्ट आज शाम 5 बजे आएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। अमल केस का फैसला भी नहीं आया कि कराची में मियां बीवी पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। साहिवाल हो या कराची, पुलिस अपनी डगर बदलने को तैयार नहीं। पुलिस सिस्टम बदले बगैर कोई चारा नहीं है। और कराची के संवारने और निखारने के लिए कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। जबरदस्त जज्बा है, सराहा जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला हुमा के साथ हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान TV। कोई भी बात कहनी हो, कोई तस्वीर दिखानी हो, वैसे भी आजकल आप मौसम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं भाई। लाहौर वाले हों, नवाब शाह वाले हों, कराची वाले हों, पकौड़ों के दौर चल रहे हैं, समोसों के स्टॉल लग गए हैं। कल आपने नोट किया यूजुअली नहीं लगते समोसों वगैरह के स्टॉल इस मौसम में आधा दिन रमज़ान, लेकिन जब बस बारिश बरसने की देर है कि वो सारे पकवान जो बरसात से एसोसिएटेड हैं वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई पकौड़े, बारिश एंड पकौड़े गो टुगेदर। हालांकि क्या जोड़ है, मतलब जोड़ तो परफेक्ट ही है वैसे। समोसे एंड बारिश टू गो टुगेदर। लवली, मतलब फ्राइड स्टफ बेसिकली, गरम गरम फ्राइड स्टफ एंड बारिश के साथ बड़ी चीजें हो जाती हैं। जो दिल चाह रहा है खाए, मैं तो कहती हूँ इसी खुशी में कि जी बारिश होगी थोड़ी बहुत, बस हो गई। वैसे कराची वालों के लिए बनाने की कोशिश की लेकिन इतनी कामयाब नहीं रही वो कोशिश। पकौड़े हाँ So easy. It is easy. Did you get it from a डब्बा? नहीं, डब्बा मैंने ढूंढने की कोशिश की, डब्बा मुझे मिला नहीं। और उसमें ज़रा प्याज जो है ना उसकी कटिंग गड़बड़ हो गई थी। अगर आप प्याज और आलू वाले पकौड़े जो मिक्स पकौड़े होते हैं वो बनाना चाहें तो उसमें आपको बिल्कुल इतनी सी प्याज नहीं डालनी पड़ती, आपको वो लच्छे काटने पड़ते हैं प्याज के। By the way, I'm quite an expert in making pakoras, by the way. तो फिर आप will bring pakoras tomorrow. Oh God, let us begin. And make pakoras this evening. बातें कर लेते हैं कुछ और, हमें कुछ खबरों से आगाह भी करना है, आपको कुछ अपडेट्स भी देनी है और आपको बताएं कि साहिवाल मुकाबले की तफ्तीश के लिए JIT बंद तो गई, लेकिन बज़ाहिर जिम्मेदारों का तयन इतना मुश्किल नहीं। फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल है। ज़राए के मुताबिक साहिवाल वाक़े की इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल का जिम्मेदार CTT एहलकारों को करार दिया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानिया साहिवाल पर अवाम का गम और गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। कतर से वापसी पर ना सिर्फ वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाक़े सज़ा दी जाएगी, यानी उनको सज़ा दी जाएगी, ये उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायजा लेने के बाद इसमें इस्लाहात करूंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि JIT रिपोर्ट पर अमल करके दिखाऊंगा। JIT जो है ना उसको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। 72 घंटों के अंदर विदिन 72 आवर्स उसकी हमने रिपोर्ट तलब कर लिया है और 72 आवर कल शाम 5 बजे पूरे हो रहे हैं। तो कल शाम 5 बजे मैंने दोबारा मीटिंग रखी है, उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे मौसूल हो जाएगी। आप पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें, जैसे रिपोर्ट इस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद अपोजिशन ने इस वाक़े पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब कत्ल होने वालों के लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत इमदादी रकम से ज़्यादा हमसे ले ले, लेकिन उनके प्यारे वापस कर दे। भतीजा कहने लगा चाचू मोबाइल मैंने पकड़ा था, मगर एक चाचू पुलिस वाले ने मेरे हाथ पे पाँव रखा और मुझे मसलने लगा पैर मेरा, मसलते मसलते मेरे से छीन लिया, मोबाइल छीन के ऑफ़ किया और अपने जेब में डाल लिया और जिशान का भी मोबाइल ऑफ़ करके वो भी जेब में डाल लिया। ठीक है, इनके क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, ऐसे तो दुश्मन भी नहीं करता जैसे इसने कर दिया। कपड़े दूल्हे के दुल्हन के, ठीक है, उसके वालिद के, भाइयों के, सब के कपड़े वगैरह लेके जा रहे थे, जेवर था, भाई के पास कैश था, ठीक है, ID कार्ड वगैरह, मोबाइल, कोई चीज़ नहीं अभी तक मुझे उन्होंने दी। अंदलीप अब्बास, हाँ, वो भी मुझे जानती हैं। मैं अभी नहीं 2-4 दिन के पास उनके घर जाऊंगी, वो आपको बताएंगे कि वो बच्चा कैसा था और ये औरत कैसी थी और ये घर कैसे बनाया, किस तरह ये बच्चे पढ़े हैं। ये मुझे वो अच्छी तरह जानती हैं, आज से 30 साल पहले तक।
सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए कायम JIT की सरबराही एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट सैयद एजाज हुसैन शाह कर रहे हैं। टीम में ISI और IB का भी एक नुमाइंदा शामिल है। गुज़श्ता रोज़ टीम में DSP सदर साहिवाल फलक शेर और DSP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच खालिद अबू बकर को भी शामिल किया गया है। जब आप इनके अहल खाना की गुफ्तगू सुने तो जाहिर है आपकी आंखें भी भर आती हैं, आपका दिल भी पसीज जाता है। और वाकई ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। और जो बच्चों के साथ ये कर कर चले गए, उनके अपने भी बच्चे होंगे, अपने बच्चे नहीं होंगे तो भतीजा भतीजी ये सब तो होंगे ही, या बच्चों से उनका मेल मुलाकात मरासिम तो रहे होंगे, बच्चे उनके प्यारों के भी होंगे। बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कोई कैसे इतनी देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड स्पेकुलेट कि यहाँ वाकई कोई वांटेड शख्स था, इसमें नहीं था। अभी रिपोर्ट नहीं आई, हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये सारा ऑपरेशन करने से पहले जिन्होंने भी डिसाइड किया ABC कोई 3-4 ऑपरेशन तो सोचे होंगे ना कि ये नहीं तो ये करेंगे, ये नहीं तो ये करेंगे। ये कैसा ऑपरेशन था जहाँ आपने गाड़ी को रोका, गाड़ी रुकी। ये नहीं कि आपको जो बंदा चाहिए आप उसमें से निकाल लें, मारना है मार दें, जो करना है कर दें, उसके बारे में वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू। आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, आप जो बच गए हैं लोग, जो बच्चे हैं बीच में, वो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। उसके बाद आप उनको एक पेट्रोल स्टेशन पे अकेले छोड़ भी जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि नहीं उनको तो लेके आना था। व्हाट आर यू डूइंग? ऑनेस्टली हम सोच रहे थे कि ऐसा वाकया कहीं पहले हुआ और माशाल्लाह हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो चुका, लेकिन इस किस्म का वाकई पहले नहीं हुआ। हर बार हम अपना ही रिकॉर्ड एक तोड़ देते हैं ऑफ बेहिसी। PTI रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अब्बासी साहब शुक्रिया आपका। भाई साहब, साहिवाल में ज़ाहिर है जो कुछ हुआ इसमें इब्हाम हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? चाहे वो JIT हो या दीगर मामलात हों या FIR में नामजद करने का मामला हो, लोगों को कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि शहरी रहमान साहिबा की भी हमने गुफ्तगू सुनी, वो कहती हैं कवर अप भी किया गया। यहाँ कुछ कवर अप करने की कोशिश है? इस तरह के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। जैसे मॉडल टाउन का वाक़या था, आपको पता है FIR भी दर्ज नहीं हुई, किसी एक पुलिस वाले को सज़ा आज उसको 4-5 साल हो गए नहीं हुई। लेकिन उसके बरक्स उसी वक्त FIR दर्ज होगी, उसी वक्त वो जो 16 के 16 बंदे अरेस्ट हो गए और JIT बनाई है। और JIT ने हर मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसने ऑर्डर दिए, कैसा हुआ, क्या हालात थे। क्योंकि ये 4 लोगों की ज़िंदगियों का मामला है और उसके बरक्स उधर दूसरी तरफ 16 ज़िंदगियों का मामला है। लिहाजा जो भी क्राइम हुआ है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसके मुताबिक हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे गौर होता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि 72 घंटे इतने बड़े क्राइम के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन चूँकि बहुत इस तरह भी है, हर शख्स, हर ख़ानदान में इसका अफसोस है, लिहाजा लोग जल्दी देखना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये हुकूमत, हमने ये साबित करना है कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह नहीं है। हम किसी बात पर पर्दा नहीं डालेंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी इसमें आता है, इदारे का आदमी आता है, तो स्ट्रेट जो JIT जो एक्सपर्ट लोग राय देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको नजर आएगी। सदाकत साहब, हमें अच्छा लगे कि आपने क्राइम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बिकॉज ये ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हो सकता था, लेकिन द फैक्ट कि जिस तरह हुआ है ये डेफिनेटली एक क्राइम था, क्योंकि ये किसी और तरीके से भी, बेहतर तरीके से भी हो सकता था अगर वाकई कोई वांटेड इसमें था। आप ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आज शाम तक JIT रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर एक्शन लेने का सोचा जाएगा। तो आपके ख्याल में अगर पुलिस एहलकारों का कसूर निकलता है तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या एक्शन पुलिस के खिलाफ लिया जाएगा? देखिए, जो फौरी कार्रवाई थी कि उनको अरेस्ट कर लिया गया ताकि कोई भाग ना सके, वो हो गया और एक ज़ाब्ते के मुताबिक FIR दर्ज कर दी गई। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज शाम को 5 बजे तक वो JIT की रिपोर्ट आ जाएगी और JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जो वो JIT रिकमेंड करेगी और जो उसकी फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक जो कानून है और जो एग्जिस्टिंग लॉ है, आप ये बिल्कुल तसल्ली रखें आपके नाज़रीन और आपके ज़रिए पूरी कौम के किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। क्योंकि जितनी अवेयरनेस है और जितना इस वक्त कुछ सोशल मीडिया, कुछ मोबाइल कैमरा की फुटेजेस भी आ गई हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी जी शऊर बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने डील किया। लेकिन आया ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आया कोई और इसमें साजिश थी, आया किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी थी, इन तमाम पहलुओं पे गौर करने के बाद जो JIT रिपोर्ट बनाएगी उसका मनोअन अमल भी होगा और कानून इंशाअल्लाह
अपना रास्ता बनाएगा और जो कल्परेट हैं उनको सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी। सदाकत साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर नज़ीम अफजल चल ने कल रात भी बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के मुताबिक इदारों में इस्लाहात नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आज़म ने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया है और हकीकत यह है कि वादा एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा किया है और पहली मरतबा भी नहीं किया। क्या वजह है कि पुलिस इस्लाहात पर अब तक 1 इंच भी पेशरफ्त नहीं हो सकी? कोई मसलहत है, कोई परेशानी है, क्या वक्त नहीं है या प्रायोरिटीज़ नहीं है? देखिए, पुलिस इस्लाहात किसी एक बटन दबाने का नाम नहीं है कि वो बटन दबाएंगे और पुलिस इस्लाहात हो जाएंगी। उसमें नए लोगों को इंडक्ट करना, ट्रेनर्स को उनका सिलेबस बनाना, उसके मुताबिक उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करना और एक इंतहाई जो एक पेशा वाराना प्रोफेशनल तरीके से पुलिस को ट्रेन करने में वक्त लगेगा। ये ज़रूर है कि हमें अभी तरह बहुत सारा सफ़र तय कर लेना चाहिए था, लेकिन आप ये कहेंगे कोई इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब कोई 1 हफ़्ता लगाएंगे और पुलिस का निज़ाम ठीक हो जाएगा। उसमें बहुत सारी लेजिस्लेशन चाहिए, बहुत सारे आलात चाहिए, बहुत सारे उसके लोगों की ग्रूमिंग चाहिए। वो पुराने 10 साल में जो जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया, उनके जहन साजी हो चुकी है, उनका एक अपना कल्चर डेवलप हो चुका है। तो लिहाजा जैसे मैंने कहा, नफ्सियाती बुनियादों पे, आपको कानूनी बुनियादों पे, आपको तरबियती बुनियादों पे बहुत सारे मराहिल हैं जिससे इसको रिफॉर्म करना है। ये कोई इतना आसान नहीं है, अपहिल टास्क है, लेकिन ये दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे इमरान खान साहब के जो टीम है उसको, कि ये इस मुल्क का पूरा मसला है, इस मसले को। शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। लेट्स सी कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। ज़रा इंसानी हकूक़ के पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो चले गए दुनिया से वो तो चले गए, जो ज़िंदा बच गए हैं उनमें जो ज़िंदगी की रमक है उसका क्या होगा, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे। और अभी तो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, अभी तो बहुत ही छोटे हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन। ऑनेस्टली जो हो गया वो हो गया। मैं उन बच्चों का सोच रही हूँ कि उनको तो सही ट्रॉमा थेरेपी, उनको तो कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स, क्योंकि उन्होंने तो आंखों से देखा है, उन्होंने विटनेस किया है, उन्होंने प्लीड किया है उन लोगों के साथ कि ना करो या रोक दो या जो भी सारा कुछ हुआ है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे ईजी। मतलब जो मर गए जाने वाले वो तो चले गए, लेकिन जो 3 बच्चे जिंदा रह गए हैं उनकी भी जिंदगी क्या होगी जरा आप अंदाजा लगा लें, जिनके दिमाग में नो वे, तो हमें पता ही नहीं, शायद ये कभी भी उनके जहन और अपनी जिंदगी से ना निकाल सकें। जाहिर है मतलब छोटी सी बचपन में हमने एक ड्रोनी मूवी देख ली होती है ना, तो उसका एक असर रह जाता है जिंदगी भर। अब आप सोच ही लें कि इनके साथ क्या हुआ है। अभी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और चीजें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, और कुछ हमारे ही इर्द गिर्द जो खूबसूरती है उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है और उसको ढूंढ के निकाल के फिर उजागर करना पड़ता है, क्योंकि है तो सही खूबसूरती। तो हम ढूंढ भी लेते हैं ना, हमें जो आपने काम सौंप दिया तो बिलीव इट देन वी विल डू इट फॉर यू। और आपको जल्दी से बता दें कि कराची को खूबसूरत बनाने का बीड़ा जो है अब कराची वालों ने खुद उठा लिया है। IM कराची ने बैरून मुल्क से पेंटिंग आर्टिस्ट को इन्वाइट किया और एक बिल्डिंग पर शाहकार तैयार करवाया, म्यूरल जिसको कहते हैं, और हम भी वहाँ पहुँच के हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो हमने तो देखना होता है। और भी बड़े लोग थे, कौन कौन था और ये बिल्डिंग कैसी है, कहाँ पर है, ये आप देखिए। Let's watch it. Alright, okay, so आज आप हमें जरा अजीबो गरीब सिचुएशन में देख रहे हैं, आउट ऑफ द स्टूडियो इन फ्रंट ऑफ दिस अमेजिंग बिल्डिंग। दिस इज स्टिल अ पार्ट ऑफ कराची। और हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि कराची में एक तंजीम है IM कराची, उनके तहत पब्लिक आर्ट इंटरनेशनल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल, जिसकी ये पहली किस्त है, ये पहला हिस्सा है उसका। और एक खूबसूरत बिल्डिंग जो अब नजर आ रही है, ये किसी जमाने में इतनी प्यारी नहीं हुआ करती थी। इटली से आए आर्टिस्ट और उन्होंने इस बिल्डिंग को अपने हाथ से पेंट किया है। आई होप दैट यू कैन सी कि ये पूरी प्रॉपर फेस ऑफ द बिल्डिंग जो है ये पेंट किया हुआ है उन्होंने और उनके साथियों ने। दिस इज फ्री आर्ट, लोग आते जाते इसको देखते हैं एंड दे टॉक अबाउट इट, और खूबसूरत लगता है। अच्छा, दूर से एहसास होता है ना कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, पेनाफ्लेक्स लगा होगा। एग्जैक्टली, जनाब ये प्लास्टिक टाइप कोई चीज है, ये प्लास्टिक नहीं है। समीरा राजा से हम बात करेंगे, इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट्स फेस्टिवल को डील कर रही हैं और कैनवस आर्ट गैलरी चलाती हैं, बुला लेते हैं उन्हें। बिल्कुल, और उनके साथ हैं हमारे साथ अमीन गुलजी। अमीन गुलजी से पहले ही हम आपकी मुलाकात करवा चुके हैं, आर्टिस्ट पार एक्सेलेंस। ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एंड ऑफ कोर्स अमरीन थॉमसन इज आल्सो विद अस। वो पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, IM कराची के लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। आज थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, प्लीज कम हियर। हाउ आर यू?
लुक स्टनिंग, ये ख्याल कैसे आया? There's a group of us, IPAF के नाम से, इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल, उसके एडवाइजरी कमेटी में हम हैं, and we decided that we want to give back to Karachi. So let us bring the other members in as well. अमीन को भी बुला लें। अमीन, this is amazing, हम इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। Great initiative for Karachi। कहाँ देखने में हमें ये नजर आएगा? And when you say free for public, तो आते जाते लोगों का मूड भी अच्छा होगा। कोई कराची जैसे कंक्रीट जंगल में इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आना नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आर्ट खाली अमीर लोगों के लिए नहीं होता, बेशक अवाम के लिए होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट अपना काम बाहर लेके आए, लोगों के लिए लेके आए, अवाम के लिए लेके आए। समीरा से हम ये जानते हैं कि समीरा, जब आपने रब्ता किया लोगों से किस तरह अपनी स्पेसेस दें, वो पीपल विलिंग टू लेंड देयर स्पेसेस के यहाँ पे आर्टिस्ट आए काम करें? जी बिल्कुल। ये जो साहब हैं मोहम्मद राजवर साहब हैं, इनसे एक दफ़ा इन्होंने खुद ही कहा कि मेरे पास एक दीवार है, इफ़ यू वांट आप बोल दें किसी को कि वो पेंट कर दें। वो एक दीवार के बजाय हमने पूरी फसाड ले ली। आज में आपकी नुमाइश होने वाली है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? तकरीबन 40 से 50 आर्टिस्ट होंगे, परफॉर्मेंस होगा, इंस्टॉलेशन होगा और काम होगा। और ये हम प्रेयर हॉल के ग्राउंड पर रख रहे हैं बिकॉज वहाँ पर कराची में वो वॉक थ्रू बहुत है, लोग आते मिलते जुलते। अमरीन, आप भी आ जाएं। बुला लेते हैं अमरीन साहब। अमरीन, वंडरफुल। ये आप लोग का अमरीन से जब हमारी मुलाकात होती है कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आने वाली होती है। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो आप लोगों ने किस तरह सोचा कि ये IIM कराची को और भी ज़्यादा अब फैलाया जाए और आर्ट को भी फैलाया जाए? दिस ईयर हमने ये सोचा कि आर्ट को, कराची के बड़े सारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी आर्ट को यूज़ किया जाए, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब ये जैसे अभी तो हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये अभी मार्च में आपने कहा है कि 1 मार्च से सारा होगा, देन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू स्टे, मतलब मिटाएंगे तो नहीं ना फिर? तो उसके बाद इट्स अ गिफ्ट टू द सिटी बेसिकली। मार्च का शो तो होगा 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। ये बड़ा ऑर्गेनाइज शो है, कंटेनर्स आएंगे, जगह हम बनाएंगे, वो खाली 2 हफ्ते के लिए होगा। अच्छा, बट इंशाल्लाह वो ये ना मेमोरी रहेगी उसकी। इसको कोई नाम है इसका? ये म्यूरल है। म्यूरल ही कहेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ जो हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि कराची ऑफ ऑल द सिटीज़ इन पाकिस्तान, जब आओ तो लगता है कि कोई ओनरशिप नहीं ले रहा उसकी, लगता है बिल्कुल छोड़ दिया गया अपने हाल पे। इस चीज़ को देख के मुझे वाकई ये एहसास हो रहा है कि यू नो वी ओन आवर सिटी, कि इसमें हम कुछ खुद एग्जैक्टली अपने हाथों में लिया है। हर बार जब ऐसी चीज़ होती है ना तो आपके शहर की एक री इंट्रोडक्शन होती है। डिस्पाइट ऑल द इमेंस चैलेंजेस जो हमारे कराची शहर को हैं, फिर भी आप जैसे लोग हैं जो निकल रहे हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ओनली फॉर द पीपल ऑफ कराची। यंग बच्चे हैं, they are super, not only super talented, but they're very enthusiastic about the city as well. So उन लोगों की मेहनत है, आप लोगों की भी मेहनत है। Thank you, it looks amazing. Thank you Allah Hafiz. Thank you guys. That was lovely, and I can't wait to have more buildings like this. I love that building, और उस कलर से हम इतना इंस्पायर हुए कि आज देख ही रहे हैं ना हमारे रंग क्या है, तो उस बिल्डिंग से इंस्पायर्ड है। आगे बढ़ेंगे और कराची में एक वाकया हुआ जो फिर से सवालात उठा रहा है। पुलिस की तरबियत और तरीक़ाकार बदलने के बयानात इक़दामात में ना बदल सके, और अमल के केस से हमने कुछ ना सीखा। कराची में एक और वाक़या हो गया है और इतवार की शब कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में नामालूम मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार से सरकारी असलाह छीन कर फरार हुए तो मौके पर मौजूद दूसरे एहलकार ने फायरिंग शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ आपको बताते हैं। मुल्ज़िमान और एहलकार के दरमियान फायरिंग की जद में आकर अदनान और उसकी अहलिया ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद अमल के वालिदैन की यही दुआ जहन में आती है जो आप लोगों को याद करा दें कि काश पुलिस किसी की मदद को आया ही ना करे। तो हमें क्या मिलेगा? हमारी अमल तो वापस नहीं आने वाली। मेरी एक और बेटी है और इस मुल्क के बहुत बच्चे हैं और मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो दोबारा। क्या इट इज़ नेग्लिजेंस, ठीक है, बट देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट नेग्लिजेंस। कि अगर आपसे गलती होगी तो आपको भी पूछा जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये दुआ करती कि उसको पुलिस आती ही नहीं वहाँ पे, तो मेरी बच्ची आज मेरे साथ बैठी होती कि पुलिस को आना ही नहीं चाहिए था, तो डाकू बेहतर था पुलिस। मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार से असलहा छीनने में कामयाब रहे और मुकाबले के बाद सरकारी असलहा फेंक कर फरार भी हो गए। अदनान और साकबा को जो गोलियां लगी हैं वो सरकारी असलहे की हैं। ये भी बिल्कुल वही खामियां हैं जिनका इकरार पुलिस हुक्काम हमारे ही शो जियो पाकिस्तान में कर चुके हैं। ये इजाज़त दी गई है कि अगर आप तसव्वुर करते हैं कि उसने अपने हाथ
लगाया है अपनी जेब में, और हो सकता है जी। कि वेपन हो तो आप यू हैव द राइट टू शूट हिम फर्स्ट। ताज़ियत या इससे बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये डेफिनेटली है, बल्कि इनको हमने भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इनहेरेंट है हमारे सिस्टम में, जिस पे डिस्कशन होना चाहिए। और एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाएं कि एक रोज़ पहले ही साहिवाल में दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, लेकिन अगले ही रोज़ सिंध पुलिस की गफलत सामने आ गई। एक वाक़े पर दूसरे को इल्ज़ाम देती हुकूमतें अपनी गफलत के जवाब ढूंढ ही लेती हैं। अगर आप पुलिस की स्क्रूटनी का कोई फोरम नहीं रखेंगे तो इस तरह के मावराए कानून, मावराए आइन इक़दामात उठाए जाएंगे। उसकी रोकथाम करने के लिए हमें चेक्स एंड बैलेंसेस अपने कानून में लाने की ज़रूरत है। मैं बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इस तरह की कानून साजी के ऊपर काम कर रही है। जो हमारा नया पुलिस एक्ट आएगा तो उसके अंदर हम ये चेक्स एंड बैलेंसेस के निज़ाम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खैर मुर्तज़ा तो ये भी कह रहे थे कि हम ये भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस पे आपको याद है ना शुरू करने वाले बहुत थे, बार उन्होंने वादे किए, उसका क्या बना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वज़ीर आज़म और अच्छा दोबारा बोला है जी कल रात जियो न्यूज़ पर कि जी वो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, कब तक पता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी इस इस्लाहात का वादा पूरा करने के लिए साहिवाल जैसे सानहे का इंतज़ार किया, लेकिन अब अगर इन्हें अपना वादा याद आ ही गया है तो सिर्फ पंजाब की नहीं पूरे मुल्क की पुलिस को ठीक करने की कोशिश की जाए। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और साथ साथ वज़ीर दाखिला भी हैं। SSP अली रज़ा से बात करेंगे क्योंकि कराची में अमल का वाक़या छोटा वाक़या नहीं था। उसके बाद इस्लाहात की बात की गई थी, उसके बाद तब्दीली की बात की गई थी कि असलहा वापस ले लिया गया है, जो लीथल वेपन्स हैं अब नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा जी अली रज़ा, बिल्कुल अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और फिर हम जो सोच रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अली रज़ा साहब ये वाक़या हुआ क्या, अगर थोड़ी सी आप तफसील दे सके, क्यों दो आम शहरी एक बार फिर पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए और क्यों इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखें इसमें मैं ये आपको बताऊं कि कोई छुपाने की इसमें कोई बात नहीं हो रही है और ना ही कोई इंटेंशन ऐसी छुपाने की। मिनट टू मिनट IG साहब मुझसे पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं, एडिशनल IG साहब रिपोर्ट ले रहे हैं, DI साहब को मैं हर चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, प्लस मीडिया को हर चीज़ अपडेट कर रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ किसी से भी हाइड आउट नहीं की जा रही। जो भी चीज़ होगी मेरिट पे होगी। जिस तरह भी हमारा ये वाक़या हुआ है उसमें 2 सिपाही हमारे थे और उस वक्त वो चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं, जिसमें पीछे वाले लड़के ने अचानक मोटरसाइकिल पे हमारे जवान के ऊपर पिस्टल रखी और उसकी SMG छीन के भागे फायर करते हुए। ये स्टेटमेंट मुझे इन जवानों ने दी है। और जब इन्होंने फायर किया है तो आगे जाके वो राइफ़ल फेंक के गए जो वहाँ पे एनी शाहिद थे। कल मुझे रात को उन्होंने ये बात खुद बताई है कि जी वहाँ पे हमको जाके बताया कि ये राइफ़ल जो है वहाँ पड़ी हुई है और फिर वहाँ पे लोगों ने उस बात की तस्दीक भी की। वो राइफ़ल पर पुलिस ने उठाई है और उसके बाद वो इस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है या क्रॉस फायर जो है उसमें जद में आए हैं ये कपल, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ज़ख्मी हुए हैं गोली लगने से। ये उसका एक अब तक की जो इंक्वायरी है उसमें ये कि अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है जिसमें ये ज़ख्मी हुए हैं। अली रज़ा साहब, अमल के वाक़े के बाद हमें याद है हमारे ही शोबे बारहा बात भी की गई थी। पुलिस हुक्काम ने वादा किया था कि सड़कों पर आने वाले अहलकारों के पास असॉल्ट राइफल्स या क्लाशनकोफ़ें किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। फिर यही असला दोबारा कहाँ से निकल आया सर? देखें जी, कराची पुलिस की तकरीबन 30,000 की तादाद है और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि पहले जो प्रैक्टिस थी वो असॉल्ट वेपन या SMG सिपाहियों को दी जाती थी। पिछले साल भी जितनी प्रोक्योरमेंट हुई है वो मेजॉरिटी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कराची पुलिस को दी गई हैं और कराची पुलिस ने डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं। इस साल भी जो सिंध पुलिस प्रोक्योर कर रही है ये पिस्टल्स, वो पिस्टल्स भी ज़ाहिर है आगे इसी पॉलिसी के तहत आगे मज़ीद दी जाएंगी। ओवरनाइट ये सारा सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि पूरे कराची में जो मोटरसाइकिल स्क्वाड्स नए बनाए गए हैं, आप अक्सर किसी भी ज़िले में देखें तो उनके पास ज़्यादातर, अगर मेरे ज़िले की आप बात करें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, तो उसमें जितने मोटरसाइकिल स्क्वाड है सबके पास पिस्टल्स हैं, किसी के पास भी राइफ़ल नहीं है। जहाँ तक हमारे पास पिस्टल्स होती हैं, अगर कम भी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक राइफ़ल और एक पिस्टल दें। लेकिन आजकल इलेक्शन का भी पीरियड आ रहा है, मैक्सिमम हमें वो निकालनी है, लांडी में मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट निकलती है, तो उस सूरत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अच्छा अली रज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि इस केस की मुकम्मल इंक्वायरी ऑब्वियसली होना बाकी है। अगर पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, बल्कि कोई कार्रवाई होगी क्या नहीं? क्योंकि मामला तो काफ़ी बार पहले भी हमने देखा है कि रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन जी ऐसी कतई कोई बात नहीं है कि कोई मामला रफा दफा होगा। अगर ये कसूरवार ठहराया गया तो एज़ पर लॉ कोई भी बालातर नहीं है कानून से, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस का जवान हो या एक आम शहरी हो। पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिज़ल्ट सामने आएगा, इंक्वायरी में रिज़ल्ट सामने आएगा, एज़ पर लॉ उनको अगर
कसूरवार हुए तो सज़ा मिलेगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। SSP कोरंगी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। होपफुली कुछ बेहतरी आए, ग्रेजुअली ही सही लेकिन बेहतरी आए। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि इनके निशाने इतने कच्चे क्यों होते हैं। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती या इनको उसके बाद फील्ड में नहीं उतारा जाता। इनके निशाने क्यों कच्चे होते हैं? मतलब ऑनेस्टली गोली किसी को मारनी होती है, गोली कहीं और जाकर लग रही होती है। अल्लाह ना करे कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में हो, हम में से कोई भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम जैसे लोग ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो इतने बिल्कुल जिनको नहीं पता कि किधर फायर करना है वो इस किस्म के फायर मारेंगे जो ये ट्रेंड लोग करते हैं। सो लिहाजा डिफरेंस तो कोई हुआ ना मैं फायर मार दूं या आप कोई पुलिस एहलकार मार दे, मतलब वेयर इज योर एक्सपर्टीज? शूट वेयर यू हैव टू शूट। कोई रिफ्रेशल कोर्स होता है कि आप जरा टारगेट को प्रॉपर्ली हिट करें दे, एंड आल्सो जरा अपने आप को काम रख के, बिकॉज वो यू नो शूटिंग फ्रॉम द हिप या फिर नी जर्क रिएक्शन के कहीं से आवाज आ गई मार दो, हवा में ही मार दो, मतलब वो तो हम जैसे आम लोग करें। व्हाई वुड एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड फॉर इट वो क्यों इस तरह रिएक्ट करेंगे? बट एनीवे इस बात पे ना मुझे टेंशन हो जाती है अब्दुल्ला। अच्छा, टेंशन बाय द वे मैंने आपको बताना था, बल्कि आपसे कहना था भाई मेरा वॉलेट किसी को मिला हो तो प्लीज मुझे भेज दें वापस। यू नो व्हाट हैपेंड, बताया है मेरा वॉलेट जो है ना वो ये जो ऑनलाइन एक टैक्सी सर्विस होती है उसमें कहीं रह गया। वो मैंने गाड़ी चेक कर ली है, वहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर किसी के पास मेरा वॉलेट है, क्योंकि उसमें मेरे सारे कार्ड शार्ड हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, मुझे चाहिए। हाँ, वो आप किसी पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे तो वो वॉलेट मुझ तक पहुंच जाएगा, एटलीस्ट कार्ड्स पहुंच जाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो भी देख रहे हैं वो ये काम करें। हेल्प आवर फ्रेंड हियर प्लीज, हेल्प हिम। ऐसी शक्ल बनाओ ना कि लोग हेल्प करें, छोड़ दो। अच्छा जी, जल्दी से। ऑनलाइन अवार्ड्स और वोटिंग चल रही है, मुझे काफी पता नहीं लोग हमको बहुत वोट दे रहे हैं, इसमें जरूर दें, हम कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन बता तो दें ये कौन से अवार्ड्स चल रहे हैं। But we are grateful for to all of those who are voting for us. I need details कि ये कहाँ वोटिंग चल रही है और ये क्या हो रहा है। We are a little clueless कि कौन से मीडिया अवार्ड्स हो रहे हैं। लेकिन हारिस अख्तर राजा आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है एंड we'll certainly try to do this. उन्होंने कहा है कि जो बिल्डिंग आपने दिखाई है, विजिट कराई है, म्यूरल वाली, इसको आप अपने बैकग्राउंड में ऐड करें। तो हमारी जरूर ये कोशिश होगी कि हम इस बिल्डिंग को भी अपने बैकग्राउंड का हिस्सा बनाएं। कहाँ यू नो जादू क्या है, आप लोगों को शायद इस बात की समझ आए, शायद ना आए। इधर हम कुछ और देख रहे हैं हमारे पीछे और इधर हम कुछ और देख रहे हैं। We do not need to go into more detail. अच्छा मुड़ के देखो। हाँ, very nice. जादू। अच्छा forget it. जाली अकाउंट्स की बात हो जाए। आगे बढ़ेंगे। जाली अकाउंट्स केस की तफ्तीश का काम भी डीजी नाब रावलपिंडी इरफान मंगी के पास चला गया। अब आप बता दें। और आपको बता दूं कि इस दफ्तर में और भी बहुत से अहम केस पड़े हैं, देखेंगे। देखना ये है कि नया केस किस रफ्तार से चल पाता है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ तहकीकात होंगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि कितने रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर करने हैं और इनकी क्या नौयत होगी। आपको ये भी बताएं कि डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाली JIT का भी हिस्सा थे। इरफान मंगी ने इसके अलावा जिन रेफरेंसेस की तहकीकात की उनमें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, साफ पानी स्कैंडल और 56 कंपनियों को कायम करने और उनको ठेके देने के स्कैंडल शामिल हैं। और वो इन अफसरान में शामिल हैं जिन पर शरीफ खानदान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं और मेरे बच्चे उन हीरों से बनी JIT के सामने कई बार पेश हुए जिन्हें व्हाट्सएप कॉलों के ज़रिए चुना गया। उनमें ऐसे हीरे भी थे जिनकी अपनी इंक्वायरियां हो रही थीं। ये हीरे अब सबसे मुकद्दस मखलूक बन चुके हैं, जिनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इरफान मंगी शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात से पहले ही मुतनाज़ थे। 15 जून 2017 को गैर कानूनी तकर्रुर केस में नैब ने इन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। 6 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इरफान मंगी की कारकर्दगी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि इरफान नईम मंगी के खिलाफ कल इंक्वायरी हो रही थी, आज वो हीरो बन गया है। महज अदालती फैसले के बायस इरफान नईम मंगी पर हाथ नहीं डाल सकते। इसी पर ज़रा बात करते हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से एजाज सैयद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एजाज, सबसे पहले तो जो हमने सारी खबर बताई है, पहले तो ये आप हमें बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए तो कई दिन हो गए हैं, चेयरमैन नैब को ये केस तफ्तीश के लिए आगे बढ़ाने में इतना वक्त क्यों लगा?
देखिए चेयरमैन नैब जो हैं उन्हें तैनात किया गया था साबिक मुस्लिम लीग नून के दौर के आखिर में, और इनकी जो तैनाती थी अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ुद आसफ अली जरदारी की अप्रूवल के बाद हुई थी। तो अब ये केस ख़ुद साबिक सदर आसफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके करीबी साथियों के बारे में है। तो यहाँ पर ये केस डिले हो जाना या इसके ऊपर फैसला ताख़ीर से आना, इसकी वजूहात बज़ाहिर नज़र आ रही हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का ख़ुद इस केस के जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने उनको तैनात करने में अहम किरदार अदा किया था। आम तौर पे होता यह है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म आता है तो उससे अगले रोज़ ही उसकी कापी मिलते ही इजलास मुनक्कद होता है और उसके ऊपर मुतलका फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिले की क्या वजह है ये नैब नहीं बता रहा और नैब के जो हुकाम है वो बता नहीं रहे, लेकिन डिले का जो बैकग्राउंड है ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि हुई थी साबिक सदर आसफ अली जरदारी की टेसिट अप्रूवल से, तो इसलिए इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एजाज इरफान मंगी पैनामा पेपर्स की तफ्तीश करने वाली JIT का भी हिस्सा थे और उस जमाने में इनके नाम से जुड़े कुछ एतराज़ात भी सामने आए थे, तो क्या वो मामला अब ख़त्म हो चुका है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इरफान मंगी और जो उस वक्त मुश्तरका तहकीकाती टीम पनामा केस के हवाले से कायम की गई थी, इनके तमाम जो अरकान थे उनके हवाले से कुछ अहकामात जारी किए थे। इनके नामों पर एतराज़ किया गया था और इनके नामों पर एतराज़ मौजूद है। आज भी तैनाती का केस खुद भी चल रहा है और ज़ाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला चल रहा है। आपको याद हो कि इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी हुई थी, इनको शोकाज नोटिस भी मिले थे, लेकिन वो मामला दब गया क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस देख रही थी। अब ये साहब रावलपिंडी में एक प्राइज्ड पोस्ट जानी जाती है, यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है इन केसेस के हवाले से। तो ये डिपेंड करेगा कि चेयरमैन नैब ज़ाती तौर पे क्या चाहते हैं, क्या उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है और उन्होंने जानबूझकर नैब रावलपिंडी को ही क्यों ये दे दिए। तो इनकी ज़ात के ऊपर तो सवालात हैं और वो सवालात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन अब ज़ाहिर है इनके ऊपर ये मामलात आ गए हैं। शायद अपोजिशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी ज़ात के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन ज़ाहिर है अब उनके पास तहकीकात हैं। फैसला तो तहकीकात देने वालों ने करना था कि वो इनको केसेस देते या ना देते, लेकिन अब इनके पास वो केसेस आ गए हैं, अब मामला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, हमारे साथ मौजूद थे और इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान TV। भाई आप लोगों ने तो मुहिम शुरू कर दी है, अब्दुल्ला भाई का वॉलेट वापस करो, हैशटैग शुरू हो गया आपको पता है ऑन ट्विटर। सो यस, एनीबडी हु हैज माय वॉलेट प्लीज रिटर्न इट टू मी प्लीज। Why do you think somebody has it? I mean, why don't you take responsibility that you just threw it somewhere? होमा किसी के पास तो गया होगा ना, वो गिर गया होगा आपके। ऐसा तो नहीं है कोई अगर कहीं गिरा भी होगा तो किसी ने देख के उठाया होगा। अच्छा प्लीज इनका वॉलेट वापस कर दो। हम अच्छा तो जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता है ना कि इस घंटे में हमारे पास बड़े ही जबरदस्त मेहमान हैं और हम यहाँ मीठी जुबान पाकिस्तान की उनका चर्चा करेंगे। और यस बट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। अभी वो नहीं आई, आ गई है नहीं आई, अब बस आने वाली है। तो हम थोड़ी सी और बातें कर लेंगे और उसके बाद हम जरा एक म्यूजिकल, किसी ने अभी हमें लिखा भी है कि भाई मौसम का आप लोग जिक्र करते रहते हैं तो म्यूजिक तो सुनाया नहीं, आ रहा है म्यूजिक, डू नॉट वरी, वेट फॉर इट। जनाब सिंधी जुबान में गाना नहीं गाती हैं, उर्दू गाने भी बड़े जबरदस्त गाती हैं, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन इसके अलावा अब्दुल्ला प्लीज आके, हमने ऑब्वियसली पेट शो तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आपको एक दिखाना है हमने पेट शो जो कि रिसेंटली इस्लामाबाद में हुआ और बहुत ही एक मुनफरिद अंदाज का ये पेट शो था। और पूछे क्यों? इसकी इंडिविजुअलिटी मुझे पता है, पूछे नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। ये थी कि इसमें शिरकत करने वाले तमाम आवारा कुत्ते थे, अजीब यानी स्ट्रे डॉग्स, अजीब सा साउंड करते हैं। अब्दुल्ला स्ट्रे डॉग्स को आवारा कुत्ते, पता नहीं क्या बना दिया आपने इन कुत्तों को, बेचारे कुत्ते ही थे। की उर्दू आवारा कुत्ते वैसे ये इतना स्ट्रे लग नहीं रहा, ये लगता है किसी का पालतू होगा, बट उनको नला धुला के मतलब किया हुआ है और ये पेट शो था। आपको पता है कि बड़े नस्ली कुत्ते भी लोग जब उनसे तंग आ जाते हैं ना, जो उनके पेट होते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं ऐसे खुला। हो ही नहीं सकता कि कोई कुत्ता किसी का पेट हो और वो उसको छोड़ दे। आपको पता है कि वो बॉन्ड क्या होता है? ये कहीं से स्ट्रे लग रहा है आपको? अब्दुल्ला वैसे बहुत से स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनको नला धुला दो ना, शैम्पू करा दो तो वो इसी तरह फूल जाए। ऑफ कोर्स
अच्छा एनीवे, तो ये इस्लामाबाद में होने वाले BC स्ट्रे डॉग्स के डॉग शो में ये पैगाम दिया गया, आपको जल्दी से बता दें कि जानवरों पर तरस खाएं और गली मोहल्ले में फिरने वाले कुत्तों को ना मारें, प्लीज़ ना मारें। हमने ऐसी ऐसी बुरी हालतों के कुत्ते देखे हैं, जानवर देखे हैं, और डॉग शो में हिस्सा लेने वाला कोई कुत्ता जो था वो कद में, आपको ये भी बता दें, छोटा था, तो किसी के बाल जो थे वो निराले क्या होता है, यानी कि यूनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के। और थोड़ी सी तवज्जो मिले तो यकीनन स्ट्रे डॉग्स भी खूब जलवे बिखेर सकते हैं। वो कहते हैं ना, आप अगर अपनी पुरानी तस्वीरें निकालें तो आपको एहसास होता है, और आपके दोस्त आपको कहते हैं कि भाई आप बदसूरत नहीं थे, आप सिर्फ गरीब थे। तो इन कुत्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई भी थी बेसिकली। तो ग्रूमिंग वैसे किसी चीज की भी करा दो तो निखर आते हैं, ऑब्वियसली ग्रूमिंग का मतलब ही ये है। तो मुझे ही वैसे फॉरगेट एवरीथिंग। मेरे दोस्त मेरी पुरानी तस्वीरें देख के कहते हैं कि पहले जरा ज्यादा गरीब थे, इसलिए ये ऐसी तस्वीरें ऐसी हैं, बुरे हालात। Are you trying to say that you are very rich now? नहीं, मैं पहले ज्यादा ढूंढ रहा है बंदा, और पहले ज्यादा गरीब। अच्छा, पहले ज्यादा अब जरा कम। चलिए हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, आपको जल्दी से ये भी बताना है कि फौजी अदालतों की बात कर लें तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हो जाए इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी की मुखालफत का ऐलान कर दिया है, और हफ्ते के रोज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास के बाद फरतुल्लाह बाबर ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है, ये खुशाइंद बात है, और अगर कमी आई है देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर मिलिट्री कोर्ट, और अगर कमी नहीं आई तो अगर मिलिट्री कोर्ट्स 4 साल में न कर सके तो ये 40 साल में भी नहीं कर पाएंगे। जब अदालत पूछती है कि फलां बंदे को निकालो, कहते हमें तो पता नहीं है। जब दबाव पड़ता है तो कहते हैं जी इसका मुकदमा फौजी अदालत में है। अगर एक दफ़ा हो गया, एक्सटेंशन दे दी, दैट वाज वन टाइम टू मच। दूसरी जानिब DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क की ज़रूरत है। फौजदारी निज़ाम दहशतगर्दों को सजाएं देने में नाकाम रहा है, इसलिए दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई थीं। हम वो करेंगे जो हमें पार्लियामेंट बताएगी। आपको ये भी याद दिला दें कि गुज़िश्ता दिनों इस तरह की खबरें आई थीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के मामले पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से राब्तों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मुस्लिम लीग नून अभी तक वाज़े मौक़िफ़ अपनाने से गुरेज कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साफ इनकार के बाद PTI के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसी पर ज़रा बात करते हैं पार्टी के रहनुमा। सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उसके बाद हम एक और मौक़िफ़ भी लेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर ज़ाहिर है फ़ौजी अदालतों की मुखालिफ है, लेकिन अब तो हालात का तकाजा कुछ और है। क्या आप लोग गुंजाइश नहीं निकाल सकते इसके लिए? देखिए, जो फौजी अदालतें हैं वो एक नेशनल एक्शन प्लान था, उसका एक हिस्सा है, उसके बाकी पॉइंट्स भी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सिर्फ फौजी अदालतों को क्यों बैच किया जा रहा है, वो पूरे नेशनल एक्शन प्लान को बैच क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके बाकी के जो वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है जितना फौजी अदालतों का बयान है। सो पीपल्स पार्टी इसको इन टोटलिटी देखती है और ये समझती है कि उसको पूरे को बैच किया जाए और फिर देखा जाए कि क्या अब जरूरत है इन फौजी अदालतों की या नहीं है। तो इस बुनियाद पर अगर बाकी पॉइंट्स पे अमल दरामद नहीं करना तो सिर्फ फौजी अदालतें ही क्यों हैं। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि शायद अब इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, फिर ये बताइएगा कि अगर फौजी अदालतों की मुद्दत नहीं बढ़ानी तो मुतबादिल क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इसका कोई हल है? बुनियादी तौर पर ये सिर्फ 2 साल के लिए थी। 2 साल के अंदर अंदर हमने मुतबादिल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का निज़ाम खड़ा करना था। ये न सिर्फ हुकूमत का फर्ज था बल्कि अदलिया को भी साथ आकर उनके तमाम तर इंतजाम करने थे, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर 2 साल और दिए गए। अब 4 साल में अगर नहीं हुआ तो 2 साल और दे दिए जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपना जो एक्चुअल जो इंसाफ का निज़ाम है उसको ठीक करें और उसके जरिए ही चीजें आगे लेकर बढ़ें।
ज़ाहिर है जो अल्टरनेटिव उसमें खामियां हैं। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं वज़ीर आज़म के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। पीपल्स पार्टी तो फौजी अदालतों में तोसी की हिमायत करने वाली है नहीं, फिर हुकूमत के पास क्या तरीक़ा रह जाता है? पार्लियामान से कैसे मंजूरी लेंगे इसकी? देखें जी, इसमें हम ये एक नेशनल इशू है। किसी भी जमहूरी माशरे में फ़ौजी अदालतें जो है वो गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूर है। अदरवाइज़ किसी भी जमहूरी माशरे में आपको अगर एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम मौजूद है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें, इसका एक बैकग्राउंड है। जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, उसके बाद जब एक नेशनल एक्शन प्लान बना गया तो उसमें हमने फ़ैसला किया कौम ने कि जी ये कौम के इंटरेस्ट में है कि जी हम इसमें एक मिलिट्री कोर्ट्स को जो है आईनी तरमीम की गई थी और मिलिट्री कोर्ट्स को परमिशन दी गई। अभी इस सूरत में भी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि जी अभी हालात बेहतर हैं, तो कोई शक नहीं कि हालात बेहतर हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म कर दी जाएँ? जब तक रिफॉर्म्स ना हों तो ये इसी तरह बेहतर चलेंगे। अच्छा दुरानी साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की ये बात तो ठीक है कि मसले का मुस्तकिल हल फौजी अदालतें नहीं, क्या हुकूमत ने ये सोचा है कि मसले का कोई मुस्तकिल हल भी निकाला जाना चाहिए? जी बिल्कुल। हमने इस वक्त अगर आप फ़ारूक नसीम साहब प्रोसेस फॉलो करें तो उन्होंने बाकायदा तौर पे जो रिफॉर्म्स हैं हमारी उसके ऊपर काम जो है वो किया हुआ है। हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में हैं और मुझे यकीन है कि इस अगर सेशन पे ना हो तो अगले सेशन में हम ज़रूर प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि देखिए इस वक्त हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है। हमने उसको बेहतर करना है ताकि सस्ता इंसाफ और जल्दी और फ़ौरन इंसाफ जो है लोगों को मिले। हम यकीन करते हैं हमारा इलेक्शन का सब मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा कॉर्नर स्टोन है जो कि रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, तो हम इसका सलूशन लेके आएंगे, परमानेंट सलूशन लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार दुरानी साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन ज़ाहिर है अल्टरनेटिव जो निज़ाम है वहाँ पर जो सज़ा और जज़ा का मामला है वो भी सबके सामने ही है। अच्छा जी, अच्छा तो हम डॉग शो दिखा रहे थे और कुत्तों के रेस्क्यू करने की बात हो रही थी। पिछले दिनों एक्चुअली मैंने सुना भी है इस बारे में, CDN इस्लामाबाद में कोई आवारा कुत्तों को दे शॉट डाउन। आई थिंक द वीडियो दैट यू वर शोइंग मी इन द ब्रेक वो पुरानी है, बट इट हैज been done, it has happened। और वो आप मुझे ज़रा बताइएगा, इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं हमें ट्वीट करके बताइए कि कोई रीसेंट ऑपरेशन हुआ है इस्लामाबाद में, कोई दर्जनों कुत्ते मारे गए हैं? अब्दुल्ला, मैं जब वहाँ रहती थी और उस बात को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, लेकिन तब भी होता था। आई गेस देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव फॉर दिस। कुछ और बता दें, मीनवाइल तहरीक इंसाफ जरदारी साहब की नाअहली का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नए चीफ जस्टिस के दौर में सियासी नौयत का ये पहला मुकदमा होगा। दरख्वास्त में साबिक सदर को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी ने बैरून मुल्क करोड़ों रुपए मालियत के असासे छुपाए। इनके नाम बैरून मुल्क खुफिया असासे भी मंजर आम पर आ गए। आसिफ जरदारी के नाम पर न्यूयॉर्क के पॉश एरिया में पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ हुआ है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, जिसे आज तक छुपाया गया है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अदालत दरख्वास्त पर जल्द समाअत करेगी। मुझे अपनी कामयाबी का भी यकीन है। हमसे वादा किया था वो वादा आज हमने पूरा किया है और हमने ये पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल कर दी है जो कि एक्सेप्ट हो गई है। अब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी का कहना है कि दरख्वास्त दायर करना तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें कोशिश करके देख लेना चाहिए। ये जो आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में PTI का कमेंट किया और वो खुश हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। ऐसी खुशी हासिल करने की कोशिश वो माजी में भी करते रहे और उनको मुँह की खानी पड़े, बट उनका हक है अपना आईनी राइट एक्सरसाइज करने के लिए। और आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 20 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट छुपाने पर उन्हें नाअहल किया जाए। बाद में इस दरख्वास्त को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान भी किया गया था। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। इस केस में दरख्वास्त गुजार जो है खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने वक्त दिया। बताइएगा इलेक्शन कमीशन से तो आपने दरख्वास्त कई दिन पहले ले ली थी, सुप्रीम कोर्ट इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे हैं?
नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं है कि हम कोई चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के जाने का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली कुछ चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आने थे जो कि कंप्लीट नहीं हुए थे, तो ज़ाहिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी तरफ से चीज़ें सारी मुकम्मल हो जाएं। और आपको याद हो कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब हमने रिक्वेस्ट की थी तो एक रेफरेंस था, खाली एक कागज़ के ऊपर एक लेटर था जो कि हमने जमा कराया था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप पेटिशन फ़ाइल करते हैं तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, पूरा वो केस मुकम्मल होता है, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉयर है जिसको आपने लेकर साथ चलना है। तो डेफिनेटली टेक सम टाइम, जिसमें मेरे ख्याल से हमें अंदाज़न जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 20 दिसंबर को हमने ये केस जमा कराया था इलेक्शन कमीशन में, और आज शायद 21 तारीख है, तो इतना चाहता है कि पिटीशन पूरा कंप्लीट हो। अच्छा ये बताइएगा, और हम ऑब्वियसली क्यूरियस हैं बिकॉज पहले आपने इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्त दायर की, फिर वहाँ से वापस लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन में नहीं सुप्रीम कोर्ट में ही देखी जा सकती है, ये ही फोरम क्यों? अच्छा देखिए, सबसे पहले जब हम इलेक्शन कमीशन गए थे तो आपको याद हो कि हमने इलेक्शन कमीशन में न्यूयॉर्क के जो अपार्टमेंट थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे, और जब वक्त साथ साथ गुज़रा, जब हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे पास इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, उनके बाद हमने उनको जो है उनको अटेस्ट करवाया जाके हमने न्यूयॉर्क से, और अटेस्ट कराने के बाद और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे, टैक्स के डिपार्टमेंट्स थे, जहाँ से उनकी भी हमने जो है ना उनको अटेस्ट करवाया। तो उसके बाद जाहिर है कि वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि वी फेल्ट कि अब ये केस तो एक उस नौयत पे पहुंच गया कि जैसे कि बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस होता है। जिस वक्त हम इलेक्शन कमीशन में जमा करा रहे थे उस वक्त तो था कुछ 50-50 था हमें कि यार ये केस किस तरफ जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई डी सीट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब हमारी ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हुई हैं और जिस तरीके से वो अटेस्ट हो गए जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो हो जाएंगे, तो उसके बाद तो ज़ाहिर इतना बड़ा हुआ कि हमने कहा कि अब एक ऐसे फोरम पे जाएंगे जहां से मंतकी अंजाम तक ये मामला। अच्छा जुज़ात, अगर सुप्रीम कोर्ट में ने आपकी दरख्वास्त नहीं मानी तो आगे इससे कोई और फोरम है नहीं, आपको नहीं लगता आपने ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया? इलेक्शन कमीशन में आपने वापस ले ली, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। नहीं देखें, एक हाईएस्ट फोरम है, एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेट्स से कि इस केस को अगर हम इस केस में नहीं कामयाब होते तो हमें इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हम ज़बरदस्ती किसी शख्स को डिसीट करना चाहते हैं। कुछ शवाहिद हमारे पास आए हैं, उन शवाहिद को हमने अटेस्ट करवाया है और हम समझते हैं कि ये वो असासे हैं करोड़ों रुपए के जिनको जो है छुपाया गया है। हमें नहीं पता उन असासों को छुपाने की नौयत क्या है, उसकी वजह क्या है, किन वजूहत के बिना पे इन असासों को छुपाया गया। एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट लेट्स से कि इस केस को अगर हम इस केस में नहीं कामयाब होते तो हमें इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा नहीं कि कोई हम ज़बरदस्ती किसी शख्स को डिसीट करना चाहते हैं। कुछ शवाहिद हमारे पास आए हैं, उन शवाहिद को हमने अटेस्ट करवाया है और हम समझते हैं कि ये वो असासे हैं करोड़ों रुपए के जिनको जो है छुपाया गया है। हमें नहीं पता उन असासों को छुपाने की नौयत क्या है, उसकी वजह क्या है, किन वजूहत के बिना पे इन असासों को छुपाया गया है। ये तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट है उसको देखेगी। लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। और अगर लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट हम इसमें कामयाब नहीं भी होते तो हमने तो रिस्पेक्ट करना है ना, हमने एहतराम करना है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। हमें इसमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो हमें इस बात का गम हो कि हमने कहीं और क्यों नहीं कराया। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमें अपने जजेस के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर होगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। इस केस में दरख्वास्त गुजार ज़राई साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए हैं खुर्रम शेरज़मान, ही इज़ होपफुल, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, बैटिंग चल पड़ी, बड़ी खुशी की खबर है। यकीन नहीं आ रहा था, आप यकीन मानिए जब कोई दोस्त आके बता रहा था ना मैच जीत गया, हम कह रहे थे वाकई जनूबी अफ्रीका, हाँ पहला वनडे। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स परेशान हैं। आज पाकिस्तान के पास वनडे सीरीज में बरतरी मजबूत करने का नादर मौका है। जनूबी अफ्रीका में पहली कामयाबी समेटने के बाद शाहीन दूसरे वनडे के लिए आज डर्बन में उड़ान भरेंगे। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन अब इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। पहला तुक्का तो नहीं लगा, हमारी मेहनत थी जो हमें नज़र आई। सिकंदर बख्त, क्रिकेट के सिकंदर अब अटलांटा में नहीं कराची में वापस आ गए। सो उनसे जानते हैं कि क्या देखें। सिकंदर, पहला तो यही सवाल करते हैं, ज़बरदस्त हमने जीत तो लिया, लेकिन अब्दुल्ला का यह सवाल है कि तुक्का था या वी हैव चेंज्ड आवर वेज?
या देखो थोड़ी सी आवाज़ आपकी गड़बड़ हुई, मगर जो आपने तुक्के वाली बात की है, इसमें दो चीज़ें, दो फैक्टर्स इसमें इस जीत में शामिल हैं। अगर आपको याद हो कि सबसे पहला प्रोग्राम जब मैंने वहाँ से किया था अटलांटा से, तो आपने कहा था कि बॉलर्स ने आज तबाही मचा दी, तो मैंने कहा था पिच का कमाल है। अगर आपको याद हो उस दिन 15 विकेटें गिर गई थी पहले दिन। तो ये पिच देखें बेहतर हुई है तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इन्हांस कर गई है, नंबर 1। नंबर 2 जो फैक्टर है जो पाकिस्तान को जिताने में, वो बेमकसद किस्म की साउथ अफ्रीकन बैटिंग है। आप ये देखिए कि उन्होंने 266 किए थे और उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, और उन्होंने आखिरी के 10 ओवर में 100 रन करने या 150 रन करने के बजाय सबके सारी विकेटें बाकी थी, उन्होंने जो है बड़ी बेमकसद सी बैटिंग की, जिससे पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा उठाया और इससे हमें ये एडवांटेज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो वनडे में उमन विकेटें जो होती हैं वो थोड़ी सी बेहतर होती हैं, अच्छी रोल्ड भी होती हैं, जिसके अंदर जो है रन्स बनते हैं, वो बनाए जाते हैं, बनवाने पड़ते हैं, इसलिए कि एक इंटरटेनमेंट है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन वनडे मैचेस में ज़्यादा बेहतर नजर आई। अच्छा, बोलेंगे टैग के बारे में सिकंदर बताइएगा, कुछ बेहतरी लगी आपको या फिर अब दूसरे मैच में हम कुछ तब्दीली करें? देखो अब्दुल्ला, ये जो जितने मैचेस हो रहे हैं, अभी हमने तकरीबन 14 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप से पहले, और हम सब यही बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी यही बात कर रहा है कि ये तैयारी है वर्ल्ड कप की। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हमें जो है डिसाइड करना चाहिए कि 25-26 लड़के कौन हैं, उसके बाद हम उनको 2-2 मैचेस में सबको ट्राई आउट करते रहें, सबको रोटेशन पॉलिसी की बेस पे और रेस्ट देते रहें, तो उससे ये होगा कि हम सब लड़कों का पता लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में कोई तब्दीली ना करें, मगर उसके बाद जो मैच चाहे हम जीतें या हारें, ज़रूर रोटेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करें, इसलिए कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी, विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। 4 साल बाद आता है, मगर इनसिक्योरिटी है कप्तान को, कोच को, सेलेक्टर को, तो इसलिए वो थोड़ा घबराते हैं टीम में चेंज करना, वो चाहते हैं कि बस किसी तरह जीत जाएं। अच्छा सिकंदर, आप हमारे साथ ही रहें, एक और खबर है अपने व्यूअर्स को भी हम बताना चाहेंगे और फिर आपसे भी सवाल कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे टीम ऑफ द ईयर 2018 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। ज्यादती नहीं है वैसे? मुझे तो बहुत ज्यादा ज्यादती लग रही है। आपके जहन में किसका नाम आ रहा है कि जो इसमें आना चाहिए पाकिस्तान का? मैं ऐसे कोई हुज्जत तो तमाम कर लेते, कुछ तो होता कोई एक जहन। अच्छा, आपके जहन में कौन मेरे ख्याल से अगर किसी लड़के का नाम आ सकता था, देखें बैटिंग के अंदर तो हमारी ये इतनी बड़ी फेलियर है टेस्ट क्रिकेट में। पिछले दिनों हमने देखी कि हम 2 टेस्ट न्यूजीलैंड से ऐसे बुरी तरह बैटिंग की वजह से हारे, और अभी हमारा किसी एक लड़के ने 100 नहीं किया साउथ अफ्रीका में, तो बैटिंग में तो आप भूल जाएंगे कोई आ सकता है। बैटिंग पे बॉलर में एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। यासिर शाह का आ सकता था। यासिर शाह, हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं, ना हमारा स्टैंडर्ड है उस वक्त, मगर बॉलिंग के अंदर यासिर शाह का नाम आ सकता था, इसलिए कि वो हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। मगर शायद इसलिए कि अफगानिस्तान जो एक छोटा मुल्क है और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी जो क्रिकेट है वो उसमें पल फूल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान की, कि वो इतने मुश्किल हालात में अपनी टीम को चला रहे हैं, तो हो सकता है उनके सपोर्ट के लिए। अच्छा सिकंदर, लास्टली पिछले रैंकिंग है वो बहुत बेहतर है, इनकरेज करने के लिए किया गया है। सिकंदर, लास्टली हफीज डिड अ ग्रेट जॉब लास्ट वनडे में, सरफराज फिर नहीं चल सके, जो बैड पैच कह लें उनका, कब तक आप चलता हुआ देख रहे हैं? ये देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे साथ एक लड़का है रिजवान, मोहम्मद रिजवान नाम है उसका, वो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है एज अ रिजर्व विकेट कीपर। सुना उसने 800 किए थे भी पाकिस्तान ए की तरफ से। तो मैं तो देखें, ये 96th मैच होगा सरफराज का आफ्टर बिकमिंग कैप्टन। कोई रेस्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे, वो घबराए हुए हैं कि कहीं मैं रेस्ट ले लूंगा, कहीं मेरी जगह कोई और ना आ जाए। तो उनको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लें 1-2 मैचेस के लिए, रिजवान को अंदर डालें, हमें पता तो चले वो क्या करता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सिकंदर, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज, थैंक यू सो मच। अच्छा, जल्दी से, पीपल हु गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, और आपकी तो पिछली जो टीम थी ना आईसीसी की, उसमें हमारे फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास थे, तो लिहाजा डोंट फील सो बैड।